बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं 92 न्यूज़ और मैं हूं सैयद तनसीर जैदी। दुनिया के सबसे बड़े 360 डिग्री वर्चुअल न्यूज़ स्टूडियोज़ में आपको खुशामदीद कहते हैं। नाज़रीन, जहां एक तरफ मुल्क भर में बारिशों से मौसम खुशगवार हो गया है, उसी तरह ही लोड शेडिंग ने भी आवाम का जीना दो भर कर दिया है और मुख्तलिफ इलाकों में मुतादिद फीडर्स ट्रिप कर गए हैं। इस सारी सूरत हाल पर बात होगी इसी बुलेटिन में। इस बुलेटिन में मैं हूं आपके साथ सोनिया शेख और मैं हूं अरूबा खान। हेडलाइंस आप जान चुके हैं, बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। नाज़रीन, सबसे पहले आपको अहम खबर दें। वज़ीर मुमलिकत बराए खारजा उमूर हिना रब्बानी घर ने उम्मीद जाहिर की है कि अक्टूबर तक पाकिस्तान की ग्रे लिस्ट से निकलने का अमल मुकम्मल कर लिया जाएगा। जिनको क्रेडिट चाहिए उन्हें तमगे देने के लिए तैयार हैं। जिन्होंने सामने और पीछे रहकर काम किया उनको क्रेडिट देंगे। हिना रब्बानी घर ने अपनी न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में ये भी कहा कि क्रेडिट रियासत का है, किसी एक पार्टी का नहीं। मजीद कहा कि ग्रे लिस्ट से निकलने के लिए रियासत ने जो काम किया वो काबिल तारीफ है। ग्रे लिस्ट से निकलने से पाकिस्तान के मुआशी हालात बेहतर होंगे। पाकिस्तान की तैयारी गुज़श्ता कई दहाइयों पर मुहित है। हम इस पोजीशन में हैं कि दूसरे ममालिक को भी मुआवनत फराहम करेंगे। ये इख्तिताम नहीं, आगाज़ है। हम अपनी कोशिशें जारी रखेंगे। जश्न मनाना कबल अज़ वक्त होगा। अभी ग्रे लिस्ट से निकलने का अमल शुरू हुआ है। हुकूमतें आती हैं, जाती रहती हैं। रियासत ने जो काम किया वो काबिल तारीफ है। पाकिस्तान ने मुश्किल अहदाफ के लिए दिन रात मेहनत की है। तो अहम खबर से आपको आगाह कर रहे हैं कि वज़ीर मुमलिकत बराए अमूर खारजा हिना रब्बानी खर ने उम्मीद जाहिर की है कि अक्टूबर तक पाकिस्तान के ग्रे लिस्ट से निकलने का अमल मुकम्मल कर लिया जाएगा। और पाकिस्तान के FATF की ग्रे लिस्ट से निकलने के इम्कान रोशन हो गए। तमाम 34 शराइत पूरी करने के बाद FATF हुकाम ने पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट से निकालने का इशारा दे दिया। हतमी फैसला अक्टूबर में FATF की तस्दीक के दौरे पाकिस्तान के बाद किया जाएगा। पाकिस्तान के लिए बड़ी खुशखबरी, पाकिस्तान जल्द FATF की ग्रे लिस्ट से वाइट लिस्ट में आ जाएगा। FATF ने पाकिस्तान की तरफ से तमाम शराइत पूरी करना तस्लीम कर लिया। जर्मन शहर बर्लिन में 3 रोज़ा इजलास के एलामिये में कहा गया है कि पाकिस्तान ने अपने आखिरी 2 एक्शन प्लान भी कामयाबी से वक्त से पहले मुकम्मल कर लिए हैं। एलामिये के मुताबिक पाकिस्तान ने दहशतगर्दी की माली मुआवनत रोकने के लिए भरपूर इक़दामात किए, मनी लॉन्ड्रिंग रोकने के लिए नुमाया कारकर्दगी दिखाई, कालेदम तंजीमों के खिलाफ कार्रवाई की। एलामिये के मुताबिक FATF की टीम जल्द कोरोना सूरत हाल को देखते हुए पाकिस्तान का दौरा करेगी और पाकिस्तान की तरफ से उठाए गए इक़दामात को मुस्तकबिल के हवाले से जांचेगी। जरूरी तरीक़ेकार पूरा करने के बाद पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट से निकाल दिया जाएगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की FATF की शराइत पूरी करने पर कौम को मुबारकबाद। अपने पैगाम में वज़ीर आज़म ने कहा कि सिविल और अस्करी क़यादत और उनकी टीम की कोशिशें रंग ले आई हैं। FATF का बयान पाकिस्तान की आलमी साख की बहाली का एतराफ़ है। पाक फौज ने भी FATF एक्शन प्लान पर अमल दरामद बड़ी कामयाबी करार दे दिया है। तर्जुमान पाक फौज के मुताबिक आर्मी चीफ का कहना था कि कोर सेल ने सिविल मिलिट्री कोशिशों के जरिए एक्शन प्लान पर अमल दरामद यकीनी बनाया, जिससे पाकिस्तान का सर फख्र से बुलंद हुआ है। एक्शन प्लान पर अमल दरामद से पाकिस्तान को वाइट लिस्ट होने की राह हमवार हुई। तो नाज़रीन, इम्पोर्टेड हुकूमत को FATF से निकलने की अहमियत मालूम हो गई। तहरीक इंसाफ की रहनुमा शीरी मज़ारी का रद्द-ए-अमल कहती हैं, शर्म और हया होती तो आप कौम से माफ़ी मांगते। जब हम ये कानून साजी कर रहे थे तो आपने इसकी मुखालफत की। इम्पोर्टेड सरकार में मौजूद जमातों ने मुखालफत करके संगीन गलती की। आपने FATF कानून की मुखालफत करके कौम से ज़्यादती की। अब भी कुछ शर्म करो और इमरान खान और उनकी टीम का शुक्रिया अदा करो। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रहनुमा शीरी मज़ारी ने मौजूदा हुकूमत पर तंज किया है और तंज करते हुए कहा है कि जब हम ये तमाम तर इक़दामात कर रहे थे तब मौजूदा हुकूमत इन तमाम तर इक़दामात पर तनकीद कर रही थी। इसी हवाले से मज़ीद बात करें, आपको बताएं कि FATF के बर्लिन इजलास में पाकिस्तान की बड़ी कामयाबी। रुकन ममालिक पाकिस्तान की कारकर्दगी के मोतरफ हैं। अब ग्रे लिस्ट से निकलने के लिए टीम पाकिस्तान आएगी। पाकिस्तान ने FATF के 2 मुख्तलिफ प्लान्स के तहत 34 नकात पर अमल दरामद मुकम्मल किया है। जून 2018 में पाकिस्तान को FATF की ग्रे लिस्ट में शामिल करने के बाद मनी लॉन्ड्रिंग और टेरर फाइनेंसिंग की रोकथाम के हवाले से पाकिस्तान को 30 से जायद शराइत पर अमल दरामद करने की हिदायत की गई। इस सिलसिले में अदालत ने अप्रैल 2019 में कालेदम तंजीम के सरबराह हाफिज सईद को 33 साल की सजा सुनाई। 2020 में मनी लॉन्ड्रिंग के खिलाफ पाकिस्तान ने कानून में तरमीम भी की ताकि मजीद कार्रवाई की जा सके, लेकिन वफाकी हुकूमत के तर्जुमान के मुताबिक 2021 के रिव्यू में FATF की जानिब
طرف سے دہشت گرد تنظیموں کے خلاف قانونی کارروائی اور منی لانڈرنگ کے مقدمات میں پیش رفت کی مزید مثالیں سامنے لانے کا کہا گیا تھا۔ مارچ سن 2022 میں ہونے والے ریویو میں ٹریڈر فائنانسنگ کے ادارے نے پاکستان کو گرے لسٹ میں باقی رکھتے ہوئے کہا تھا کہ پاکستان نے سفارشات کی تکمیل میں خاصی پیش رفت کی ہے، تاہم 14 سے 17 جون کو برلن FATF اجلاس کے بعد فائنانشل ایکشن ٹاسک فورس کے صدر ڈاکٹر مارکس پلیئر کا کہنا ہے کہ پاکستان تمام 34 اہداف حاصل کر چکا ہے۔ اور براہ راست سب کو لے چلیں گے لاہور، جہاں پر پاکستان تحریک انصاف کے رہنما حماد اظہر اس وقت نیوز کانفرنس کر رہے ہیں۔ پروفائل بنا تھا، اس میں ہم ہائی رسک کنٹری تھے کیونکہ ہماری جغرافیکل لوکیشن اور ہماری دہشت گردی کے ساتھ کچھ ہسٹری ایسی وابستہ تھی کہ ہمیں ہائی رسک کنٹری پروفائل کیا گیا، جس کی وجہ سے ہمارے تھریش ہولڈز باقی تمام ممالک سے زیادہ رکھے گئے۔ بہرحال جس کی وجہ سے ہمارے تھریش ہولڈز باقی تمام ممالک سے زیادہ رکھے گئے۔ بہرحال ہم نے لاسٹ یہ جو ابھی پلینری گزری ہے، اس سے جو گزشتہ پلینری تھی اس میں ہم 34 میں سے 32 نکات مکمل کرنے میں کامیاب ہو گئے، اور آخری جو 2 نکات تھے اپریل کے پہلے ہفتے میں پاکستان تحریک انصاف کی حکومت میں، ان کی بھی رپورٹ فیٹف سیکریٹریٹ کو جمع کرا دی گئی تھی، اور فیٹف کی یہ جو پلینری اب ملی ہے یہ کور کرتی ہے ٹائم پیریڈ کمپلائنس کا اکتوبر 2020 سے لے کے مارچ 2021، یعنی اکتوبر 2020 سے مارچ 2021 جو پاکستان تحریک انصاف کا دور تھا، اس میں جو کمپلائنس ہوئی وہ اب جون کی یہ جو پلینری ہوئی ہے اس میں اس کا نتیجہ سامنے آیا، اور پورے ملک کے لیے یہ خوشی اور مسرت کی بات ہے کہ اب ہم 34 میں سے 34 نکات کے اوپر پورا اترے ہیں۔ بہت زیادہ یہ بھی بات کی جا رہی ہے کہ جی شاید ابھی ہم گرے سے نہیں نکلے کیونکہ آن سائٹ وزٹ ہے۔ بالکل یہ توقع کے خلاف نہیں تھا۔ ہر ملک ہر جورسڈکشن جو تمام شرائط پوری کرتی ہے فیٹف کی، اس کی پھر فیٹف کی ٹیمز آ کے اس ملک کا دورہ کرتی ہیں، وہ جو کام پچھلے 3-4 سال میں ہوا ہوتا ہے اس کو ویریفائی کرنے کے لیے اور اس کو فزیکلی مانیٹر کرنے کے لیے، دیکھنے کے لیے، آبزرو کرنے کے لیے، تو یہ بالکل توقع کے عین مطابق تھا، اور یہ ایک فیٹف کا پروسیجر تمام ممالک کے لیے ہے کہ جب وہ نکات پورے کرتے ہیں تو وہ ٹیمز یہاں آتی ہیں اور اس کو آن سائٹ وزٹ کہا جاتا ہے۔ مشکل فیز الحمدللہ مکمل ہو گیا ہے، اور جو کام ہم نے کیا ہے پچھلے 3-4 سال میں آپ کو پورے دعوے سے کہتا ہوں کہ دنیا میں اگر کہیں بہترین کام ہوا ہے فیٹف کے اوپر تو وہ پاکستان کے اندر ہوا ہے، اور پاکستان کی مثال بھی دی گئی پچھلے 1 سال کے اندر جب مختلف پلینریز ہوئیں، جہاں پہ یہ کہا گیا کہ جس طریقے سے، جس مشکل ایکشن پلان کو جس تیزی کے ساتھ پاکستان نے اس پہ عمل درآمد کیا ہے وہ سب کے لیے ایک مثال ہے۔ یہ ضروری کیوں تھا اور اس کا فائدہ کیا ہوئے گا ملک کو کہ ہمارا جو فیٹف کا ایکشن پلان ہے وہ مکمل ہو گیا ہے۔ پوری دنیا اب یہ جان چکی ہے کہ پاکستان کا منی لانڈرنگ کے خلاف، دہشت گردی کی فائنینسنگ کے خلاف، اور ہمارا فائنینشل سسٹم وہ اب دنیا کے جدید جو معیشت ہیں، جو جدید ممالک ہیں، جو ترقی یافتہ ممالک ہیں، ان سے مطابقت رکھتا ہے، اور انٹرنیشنل بین الاقوامی جو معیار ہیں ان سے ہمارے قوانین مطابقت رکھتے ہیں۔ آپ کو یاد ہوئے گا کہ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت نے درجنوں قوانین پاس کرائے پچھلے 3.5 سال میں ہماری حکومت کے، جن کا تعلق فیٹف کی کمپلائنس سے تھا۔ اس کے علاوہ بہت سارے رولز اینڈ ریگولیشنز کو اپڈیٹ کیا گیا، ہزاروں افسران کی ٹریننگ کی گئی۔ اس کے علاوہ اور یہ فائنینشل سسٹم ہمارا جو ہے وہ اپ گریڈ کیا گیا۔ اسٹیٹ بینک آف پاکستان اور فائنینشیل مانیٹرنگ یونٹ جو بینکس کی مانیٹرنگ کرتا ہے اس کو اپ گریڈ کیا گیا۔ ہمارے بارڈر سیکیورٹی فورسز، ہمارے کرنسی کی جو اسمگلنگ کے اعتراضات ہوتے تھے اس کے اوپر کریک ڈاؤن کیا گیا۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہماری ریمیٹنسز بڑھی اس ملک میں، جو باہر سے ترسیلات آتی ہیں، اس میں بھی فیٹف کی جو ہم نے کمپلائنس کی پچھلے 3.5 سال میں اس کا ہاتھ ہے۔ جب ہم حکومت پاکستان تحریک انصاف کی آئی تھی تو صرف 19 ارب ڈالر کی باہر سے ترسیلات آتی تھیں ریمیٹنسز کی شکل میں، جب ہم چھوڑ کے گئے تو وہ 32 ارب ڈالر کے قریب جا پہنچی تھیں۔ تو یہ منی لانڈرنگ کے اوپر کریک ڈاؤن اور اس سب کا نتیجہ ہے۔ اس سے ہماری اکانومی کو، معیشت کو ڈاکیومنٹ ہونے میں بہت زیادہ مدد ملے گی۔ میں یہاں پہ یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ اس کا اصل ہیرو جو ہے اس ساری کرنے کا وہ افسران ہیں جو مختلف محکموں میں بیٹھے ہیں، جو فورن آفس میں بیٹھے ہیں، جو منسٹری آف انٹیریئر میں بیٹھے ہیں، PR میں بیٹھے ہیں، جو کسٹمز میں بیٹھے ہیں، جو منسٹری آف ڈیفینس میں بیٹھے ہیں، جو ملٹری آپریشنز کا ڈائریکٹر جنرل ہے، ہماری حساس
आज़ाद जम्मू कश्मीर के सदर बैरिस्टर सुल्तान महमूद के एजाज़ में मशरक़ी लंदन के इलाके वाल्थमस्टो में इशाया दिया गया, जिसमें ओवरसीज़ पाकिस्तानी और कश्मीरी कम्युनिटी ने भरपूर शिरकत की। बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी का कहना था, मकबूजा कश्मीर में इंसानी हुकूक की पामाली और हुर्रियत रहनुमा यासीन मलिक के खिलाफ गैर मुनसिफाना फैसले के खिलाफ दुनिया भर के कश्मीरी यकजुबान होकर उठ खड़े हों। तकरीब में ल्यूशम के मेयर तौसीफ अनवर, काउंसलर कैसर अब्बास और दीगर शख्सियात ने शिरकत की। लंदन के इलाके वेल्थमस्टो में कम्युनिटी की जानब से बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी के एजाज में इशाया दिया गया, जिसमें ओवरसीज पाकिस्तानी और कश्मीरी कम्युनिटी की नुमाया सियासी और समाजी शख्सियात ने भरपूर शिरकत की। इशाये के मेजबान बरतानिया में बैरिस्टर सुल्तान महमूद के तर्जमान चौधरी दिलपजीर थे, जिनका तकरीब से खिताब करते हुए कहना था कि हमें कश्मीर की आज़ादी के लिए अपनी कोशिशों को मजीद तेज करना होगा। मिलियन मार्च से हमें बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला था। भारत हुर्रियत पसंद लीडर यासीन मलिक पर जुल्म और बर्बरियत के पहाड़ ढाए जा रहे हैं। मुझे पूरी गिनती याद है जिस तरह हम लोगों ने मेहनत की, बल्कि आप सब भाइयों ने मेहनत की, मस्जिद वालों ने, हमारे पीरान हजरात ने, मौलवियों ने, सब लोगों ने बड़ी मेहनत की और बड़ी मदद की। तो बड़ा कामयाब तरीन हमारा वो मिलियन मार्च था। इंशाल्लाह ये कोविड की वजह से फिर वो बंद हो गया था, अब हम इसको दोबारा कंटिन्यूस करेंगे। बैरिस्टर साहब इस पर रोशनी डालेंगे। बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी ने मसला कश्मीर और हुर्रियत रहनुमाओं के खिलाफ भारतीय हुकूमत के इक़दामात पर तफसीली इजहार ख्याल किया। लंदन आया था, इससे पहले बर्मिंघम भी में गया था। तो ये बुनियादी तौर पे जो मैं एजेंसी में और हर जगह जा रहा हूँ, ये इसलिए कि मसला कश्मीर और जो मकबूजा कश्मीर की सूरत हाल है वो बड़े फैसला कुन और नाजुक मोड़ में दाखिल हो रही है। दीगर शख्सियात ने भी तकरीब से खिताब करते हुए मकबूजा कश्मीर में भारतीय जुल्म और बर्बरियत पर हुर्रियत रहनुमा यासीन मलिक के खिलाफ फैसले की मजम्मत की। उनका कहना था, कश्मीर के हवाले से मुहिम में नौजवानों को ज्यादा से ज्यादा हिस्सा बनाया जाए। इस मौके पर मीडिया से बातचीत करते हुए सदर आजाद कश्मीर बैरिस्टर सुल्तान महमूद ने कहा, वो अब तक ब्रसल्स और बर्मिंघम समेत दीगर शहरों में कश्मीरी कम्युनिटी से खिताब कर चुके हैं। 10 डाउनिंग स्ट्रीट में यादाश्त भी पेश कर चुके हैं। कश्मीर में इंसानी हकूक की पामाली और यासीन मलिक को उम्र कैद की सजा सुनाए जाने के खिलाफ पूरी दुनिया में बसने वाले कश्मीरियों को इसके खिलाफ भरपूर आवाज उठाना होगी। यासीन मलिक को जिस तरह सेंटेंस हुई है लाइफ इम्प्रिजनमेंट, उसको जारहाना अंदाज में उठाएं। और मैंने डबलिन में, ब्रसल्स में और बिलखुसूस इंग्लैंड में भी हमने खासा इस चीज़ को आगे किया है। और बर्मिंघम में मैंने वहाँ पे एक जलसा भी किया है। वहाँ पर मैंने सबसे कहा है कि आप लोग जमाती, सियासी, ज़ाती वबस्तगियों से बालातार होकर सब कश्मीरी इकट्ठे हो जाएं और वो मिलजुल कर काम करें। और हमने मिलियन मार्चेस यहाँ पे कराए थे कश्मीर पीस फोरम इंटरनेशनल के नाम से। तो मैंने कहा कि वो चूँकि हमारे जो मिलियन मार्चेस थे वो बड़े कामयाब हुए हैं। लंदन में हुआ था, न्यूयॉर्क में, डबलिन में, ब्रसल्स में, बर्लिन में, पेरिस में। तो वो और मेरी ये ख्वाहिश है कि उसी नाम को आगे बढ़ाएं। बैरिस्टर सुल्तान महमूद के तर्जमान चौधरी दिलपजीर का कहना था कि कश्मीर में इंसानी हकूक की पामाली हो रही है। अक़वाम मुत्तहिदा सलामती कौंसिल और दीगर इंसानी हकूक की तंजीमों को इसके खिलाफ भरपूर एहतजाज करना चाहिए। लंदन में मौजूद तमाम कौंसलों में रहने वाले पाकिस्तानी और कश्मीरी और ओवरसीज पाकिस्तानी को चाहिए कि वो हर फोरम पर भरपूर अंदाज में कश्मीर की आज़ादी के लिए आवाज़ बुलंद करें। हम अपनी तरफ से ये कर रहे हैं जो हमें करना चाहिए, बल्कि इससे बढ़कर करना चाहिए। हमारी सारी कम्युनिटी को निकलना चाहिए। अगर आज हम ना निकले तो सिर्फ इंडिया नहीं, कहीं भी हम मुसलमान सेफ नहीं होंगे, क्योंकि ये रेशलिज्म पूरी दुनिया में फैल रहा है। तो इसके लिए हमें तैयार रहना चाहिए। हमें अपने आप को मुत्तहिद करना चाहिए। जब तक हम मुत्तहिद नहीं होंगे, ये मेरा मैसेज है कि जब तक हम इलाका परस्ती से, कौम परस्ती से बाहर नहीं निकलेंगे, हम इसी तरह मार खाते रहेंगे। एजाज खान और दीगर का कहना था, हम सबको मसलकी, सियासी और जाती इख्तलाफात से बालातर होकर कश्मीर कॉज के लिए मिलकर काम करना होगा। सबसे पहले तो हमें ओवरसीज एक होने चाहिए। पहले आप अपनी तो एक शनाख्त पैदा करें। आप पार्टियों से निकलें, आप अपने कौमियतों से निकलें, आप अपने फ़िरकों से निकलें। उसके बाद जब आप एक मुट्ठी बनेंगे तो आप पे ताकत होगी और आपकी सुनवाई भी होगी। भारत में जो इस वक्त जुल्म
ढाया जा रहा है कश्मीर पे, मकबूजा कश्मीर पे, उसमें तो सबसे पहले है कि हमारी अपनी जो गवर्नमेंट है इनको यूनाइटेड होना चाहिए और इनको आवाज़ दुनिया में बुलंद करनी चाहिए। इशाइये में मेयर ल्यूशम तौसीफ अनवर, काउंसलर कैसर अब्बास, काउंसलर ज़ियाउर रहमान, WCOP सैयद कमर रजा, चौधरी लियाकत अली, राजा अल्लादिता, राजा एजाज और दीगर ने भरपूर शिरकत की। गुलाम हुसैन अवान, ब्यूरो चीफ 92 न्यूज़ UK। यूनाइटेड पश्तून सोसाइटी बरतानिया की जानिब से इस्तेहकाम पाकिस्तान तकरीब का इनेकाद किया गया। लंदन में मुकीम तमाम सियासी पार्टी समेत मुख्तलिफ शोबों से ताल्लुक़ रखने वाले पाकिस्तानियों ने भरपूर शिरकत की। वसीम कासमी की रिपोर्ट। पाकिस्तानी हाई कमीशन लंदन से डिप्टी हाई कमिश्नर फैसल अजीज और दीगर अमले समेत बरतानवी सियासत में नुमाया किरदार अदा करने वाले पाकिस्तानियों ने खसूसी शिरकत की। सफारती अमले ने हुकूमत पाकिस्तान की जानब से हर मुमकिन तावन की यकीन दहानी करवाई। तकरीब में हाई कमीशन से डिप्टी हाई कमिश्नर फैसल अजीज, चेयरमैन अब्दुल्ला लाला, सिराज आफरीदी, शेर जमान खान, मोहम्मद इफ्तिखार खान, काउंसलर असद रशीद, गुलाने अमामा, इरफान तारिक, फैसल मोहम्मद, सदर पश्तून सोसाइटी सफदर शाह बाचा और दीगर अहम शख्सियात ने पाकिस्तान के इदारों के खिलाफ जारी साजिशों और सोशल मीडिया पर अफवाज पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपोगेंडा पर शदीद तनकीद की और कहा कि हमारे इदारे पाकिस्तान की सालमियत की जमानत है। अफवाज पाकिस्तान दुनिया की मजबूत तरीन फौज है। पाकिस्तान की बात होती है तो सबसे पहले उसमें जो इदारा आता है, जो पाकिस्तान का मुहाफिज है, वो अफवाज पाकिस्तान होती है। और मैं समझता हूँ कि पॉलिटिकल पार्टी जो है उनको खास तौर पे जब भी वो कोई पॉलिसी बनाएं या बात करें या दूसरों को कुछ बताएं तो वो ये बात मलहूज़े खातर रखें कि अफवाज पाकिस्तान के साथ पाकिस्तान का जो इस्तेहकाम है वो लाज़िम मलज़ूम है। आज यहाँ जो पाक फौज के वाले से इवेंट हो रहा है बहुत अच्छा है, क्योंकि पाक फौज हमारे पाकिस्तान की जामन है और पाक फौज ही है जो हमारे लिए कुर्बानियां दे रही है। ये हमारे वो हीरो है जब हम लोग सोए होते हैं घरों में और ये बॉर्डर पे खड़े होकर हमारे लिए हमारी हिफाजत करते हैं, हमारे लिए लड़ते हैं। हमारा यूनाइटेड पश्तून सोसाइटी नॉन पॉलिटिकल तंजीम है और हमने हर वक्त पाकिस्तान की दिफा किया है और आज के प्रोग्राम हम सबको ये बात बताना चाहते हैं कि हम अपने सियासी वाबस्तगी छोड़कर मुल्क को सब आगे ले जाना हम सब की जिम्मेदारी है। यूनाइटेड पश्तून की सरजमीन पे पश्तूनों के नुमाइंदा होने की हैसियत से, जनरल सेक्रेटरी की हैसियत से हम पाकिस्तान के तमाम इदारों के साथ हैं और स्पेशली पाकिस्तानी फोर्सेस के और फौज की कुर्बानियों के उनकी जो है कदर की निगाह से देखते हैं। जदीद असलह से लैस हमारी मुसल्लह फौज इस हर तरह के दुश्मन की खता को वार करने के लिए हर अमतन हमारे सामने खड़ी हुई है। फौज को कभी की कुर्बानी को दरगुज़र नहीं कर सकता। हमारे साथ अब खड़ी है हमारे एस्टेब्लिशमेंट, हमारी फौज ओवरसीज पाकिस्तानी के लिए अपने हक के लिए घबराना नहीं चाहिए। बेसिकली इस तकरीब का मकसद जो 5th जनरेशन वार और पाकिस्तानी इदारों के खिलाफ जो प्रोपेगेंडा किया जा रहा है उसको रद्द करने के लिए हमारी ब्रिटिश कम्युनिटी को और नई नस्ल को अवेयरनेस देने के लिए इन प्रोग्राम्स का इनेकाद किया जाता है। फौज पाकिस्तान हमारे मुल्क के दिफा के लिए एक अहम किरदार अदा कर रही हैं और मैं ये समझता हूँ कि जहाँ पर फौज पाकिस्तान अपनी जो मनसबी जिम्मेदारियाँ वो अदा कर रही हैं वहाँ पर जितने भी इदारे हैं उन्हें अपनी अपनी हदूद में रहकर मुल्क के अंदर मजीद इस्तेहकाम के लिए कोशिशें और काविशें करनी चाहिए। देखिए मुल्क में एक यकजहती की ज़रूरत है। हमें इस बात का यादा करने की ज़रूरत है कि हमारे जो भी डिफरेंसेस हो इंटरनल, एट द एंड ऑफ द डे वी आर ऑल पाकिस्तानीज़ और बैरून मुल्क में हम पाकिस्तानियों को मुत्तहद होकर एक परचम के नीचे हमें दुनिया को दिखाना है कि हम इकट्ठे हैं। तो हमारे इदारे इन्होंने बहुत सी कुर्बानी दी, अगर वो पुलिस है, अगर वो आर्मी है, तो मेरे ख्याल में अगर हम हैं तो इनकी वजह से, तो इसलिए हम कहेंगे ज़्यादा टाइम लूँगा कि पाकिस्तान जिंदाबाद। पाकिस्तान की सिक्योरिटी के लिए और पाकिस्तान की तामीर के लिए पाकिस्तान की सारे इदारे जो है ना मुस्तकम होना चाहिए। हम इदारों के साथ है और पाकिस्तान मुस्तकम तब होगा जब हमारे इदारे मुस्तकम होंगे। हाजरीन से खिताब करते हुए मुकर्रीन का कहना था कि ओवरसीज पाकिस्तानी हमेशा वतन अजीज की खातर मालो जान के साथ तैयार रहते हैं और हमेशा पाकिस्तान की सालमियत के लिए दुआगो हैं। तकरीब में भारतीय हुकूमत की जानब से इस्लाम और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ बदजुबानी और गुस्ताखी पर शदीद गम और गुस्से का इजहार किया गया और आलमी सतह पर इस दहशत गर्दी के खिलाफ मुहिम का मुतालबा किया गया। शुरका ने पाकिस्तान में सियासी समाजी इस्तेहकाम के लिए रवायती तौर पर हर मुमकिन तावन की यकीन दहानी कराई और अफवाज पाकिस्तान समेत तमाम अहम इदारों को यकजहती से मजबूत करने के अज़म का इजहार किया। वसीम काज़मी, नुमाइंदा 92 न्यूज़, लंदन।
پاکستانی معیشت کے لیے اچھی خبر، سعودی عرب کی نامور کمپنیز پاکستان میں سرمایہ کاری کی غرض سے پاکستان کا دورہ کریں گی۔ پاک سعودی جوائنٹ بزنس کونسل کا وفد 20 جون کو پاکستان پہنچے گا۔ پاکستان میں مختلف شعبوں میں سرمایہ کاری کا جائزہ لینے کے علاوہ اہم معاہدے بھی طے پائیں گے۔ نمائندہ 92 نیوز عمیر علی کی رپورٹ میں دیکھیے۔ سعودی سرمایہ کار پاکستانی معیشت کو سنبھالا دینے کو تیار، پاکستان میں سرمایہ کاری کی غرض سے سعودی سرمایہ کاروں کا وفد 20 جون کو پاکستان پہنچے گا۔ سعودی عرب میں سفارت خانہ پاکستان میں کمرشل سیکشن کے منسٹر ٹریڈ اینڈ انویسٹمنٹ اظہر علی داہر کا کہنا ہے کہ 3 سال کے وقفے کے بعد سعودی عرب کی نامور کمپنیوں کا 30 رکنی وفد پاکستان کا دورہ کر رہا ہے، جہاں وہ 20 جون سے 27 جون تک اسلام آباد، کراچی، سیالکوٹ، فیصل آباد اور لاہور میں چیمبر آف کامرس کے نمائندوں سے ملاقاتیں کرے گا۔ پاکستان کی وزیر اعظم محمد میاں شہباز شریف کے دورہ سعودی عرب کے بعد حکومت سعودی عرب نے یہاں پر کونسل آف سعودی چیمبرز کے تھرو اس بات کا اعادہ کیا ہے کہ پاکستان میں سرمایہ کاری اور کاروباری امور پر تقریباً 30 کے قریب جو سعودی کمپنیاں ہیں وہ پاکستان کا دورہ کریں گی، اور یہ دورہ پاک سعودی جوائنٹ بزنس کونسل کے جو صدر ہیں فہد الپاش اس کی صدرائی میں ہوگا۔ دورے کی جو تاریخیں ہیں وہ ہیں 20 جون سے لے کر 27 جون تک، اور اس دورے میں جو سعودی ڈیلیگیشن ہے وہ اسلام آباد، لاہور، فیصل آباد، سیالکوٹ اور کراچی میں مختلف چیمبرز کے ساتھ اور گورنمنٹ کے اداروں کے ساتھ ملاقاتیں کرے گا۔ اظہر علی داہر کا کہنا تھا کہ سعودی سرمایہ کاروں کا یہ وفد سی پیک میں سرمایہ کاری کے امور کے حوالے سے بھی آگاہی حاصل کرے گا۔ یہ کمپنیاں اس بات میں بھی انٹرسٹ رکھتی ہیں کہ سی پیک کے حوالے سے کیا مواقع موجود ہیں، جس کے بعد پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان باہمی سرمایہ کاری کے بڑھنے کے امکانات بہت زیادہ ہیں، اور ہم اس بات کا فائدہ اٹھائیں گے کہ اس دورے میں جو پاکستان کو اس وقت معاشی مسائل کا سامنا ہے اس کو حل کرنے میں یہ سرمایہ کاری کی جو چیزیں ہیں وہ کافی ہیلپ فل ثابت ہوں گی۔ پاک سعودی جوائنٹ بزنس کونسل کے صدر فہد الباش کی سربراہی میں سعودی عرب سے کنسٹرکشن، انرجی، ٹورزم اور فوڈز کمپنیوں کے نمائندے شامل ہیں، جبکہ وفد میں شامل سپورٹس، گوڈز اور سرجیکل کمپنیاں پاکستانی کمپنیوں کے ساتھ معاہدے بھی کریں گی، جس سے پاکستان میں سعودی سرمایہ کاری کو مزید فروغ ملے گا اور پاکستان کی معیشت پر اس کے مثبت اثرات مرتب ہوں گے۔ دوسری جانب پاکستان میں سعودی وفد کے بھرپور استقبال کی تیاریاں شروع کر دی گئی ہیں۔ عمیر علی، 92 نیوز، ریاض، سعودی عرب۔ بیلاروس کے دارالحکومت منسک میں پاکستان کی 75ویں یوم آزادی کی تقریبات کے سلسلے میں سفارت خانہ پاکستان اور بیلاروس کی نیشنل لائبریری کے تعاون سے نمائش کا انعقاد کیا گیا، جس کی افتتاحی تقریب میں بیلاروشین شہری، سفارتی عملے کے اراکین، تعلیمی ثقافتی تنظیموں اور میڈیا ہاؤسز کے نمائندگان کی کثیر تعداد نے شرکت کی۔ شاہد گھمن کی رپورٹ۔ نمائش میں 3 پاکستانی فنکاروں کے فن پارے رکھے گئے ہیں۔ ایک ہونہار پاکستانی کیلیگرافر عائشہ کمال کے عصری خطاطی کے کام کو بے حد پسند کیا گیا۔ عالمی شہرت یافتہ پاکستانی مصور صادقین کے شاہکار اور نورین ساجد کی پینٹنگز جو پاکستان میں روزمرہ کی زندگی کے رنگ و روپ کی عکاسی کرتی ہیں، انہیں بھی نمائش میں خوب توجہ ملی۔ نمائش میں لکڑی، سلیمانی، چاندی، کڑھائی والی دیواروں سے بنی دستکاری، کشن کور اور کانسی کی اشیاء کے ساتھ مختلف علاقوں کے پاکستانی ملبوسات بھی شامل ہیں۔ پاکستانی ثقافتی رنگوں سے سجی یہ نمائش 6 جولائی 2022 تک جاری رہے گی۔ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے سفیر پاکستان سجاد حیدر خان نے پاکستان اور بیلاروس کے درمیان خوشگوار دو طرفہ تعلقات پر اظہار خیال کیا۔ ان کا کہنا تھا کہ نسبتاً کم وقت میں دونوں ممالک کثیر جہتی شراکت داری کی طرف تیزی سے ترقی کر رہے ہیں۔ سفیر پاکستان کا مزید کہنا تھا کہ ان تعلقات کو مزید مضبوط بنانے کے لیے دونوں ممالک نے صنعت، زراعت، تعلیم، صحت، فارماسیوٹیکل، سائنس اور ٹیکنالوجی کے شعبوں میں ہم آہنگی پیدا کرنے پر خصوصی توجہ مرکوز کر رکھی ہے۔ دونوں ممالک ان شعبوں میں زیادہ سے زیادہ تعلقات کو فروغ دینے کے لیے کوشاں ہیں۔ which is being held in collaboration with the National University of National Library of Belarus in the context of the celebrations of National Day of Pakistan. So actually the National Day of Pakistan is... اس موقع پر حامد حسین کی چند درجن تصاویر کی بھی نمائش کی گئی جو پاکستان کے خوبصورت اور شاندار فطری مناظر کی جھلکیوں سے بھرپور تھیں۔ رنگا رنگ افتتاحی تقریب میں بیلاروسی وائلن بجانے والا لائیو پاکستانی ساز اور تاتیانا کی طرف سے گانا بھی پیش کیا گیا۔ آخر میں مہمانوں کی صوفی موسیقی کے پس منظر میں پاکستانی کھانوں سے شاندار تواضع کی گئی۔ شاہد گھمن، 92 نیوز، بیلاروس۔
एम्बेसी अडॉप्शन प्रोग्राम के तहत एलिसडेल मिडिल स्कूल के तलबा की सफारत खाने पाकिस्तान वाशिंगटन आमद। तलबा की सफीर पाकिस्तान मसूद खान से मुलाकात। वाशिंगटन परफॉर्मिंग आर्ट्स प्रोग्राम के तहत के तलबा स्कूल के असातिज़ा की निगरानी में पाकिस्तान की तारीख, जोग्राफी और सकाफत का गुज़श्ता कई महीनों से मुतालिया कर रहे हैं। तलबा ने पाकिस्तान के खानों, सकाफत, जुबानों, मजहबी रिवायात, शहरों, त्यौहारों, इलाकाई और नवादरात पर अपनी तफसीली प्रेजेंटेशंस दी। सफीर पाकिस्तान मसूद खान ने तलबा का इस्तकबाल करते हुए उनकी मेहनत और कारकर्दगी को सराहा। कहा, एम्बेसी अडॉप्शन प्रोग्राम के तहत तलबा को पाकिस्तान के बारे में जानने का भरपूर मौका मिला है। सफीर पाकिस्तान ने तलबा को पाकिस्तान के दौरे की दावत भी दी। सफीर पाकिस्तान ने तलबा को कहा कि वो पाकिस्तान की सकाफत में अपनी दिलचस्पी को जिंदा रखें। तलबा की जानिब से पेश की गई प्रेजेंटेशंस में सफारत खाने के प्रेस सेक्शन ने उनकी रहनुमाई की। इस प्रोग्राम के तहत मुख्तलिफ सतह पर इनामात और एजाज़ात से भी तलबा को नवाजा गया, जिनमें DC पब्लिक स्कूल्स सोशल स्टडीज प्रोग्राम और US डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन अवार्ड फॉर स्टैंडिंग इंटरनेशनल एजुकेशन प्रोग्राम शामिल है।